हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगी और मैं नेहा यादव आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नीट वाला हिंदी, जिसमें अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो क्लास 11th की बायोलॉजी की क्लासेस रहने वाली हैं यूपी एंड बिहार बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसके साथ साथ ये जो आपका टॉपिक है एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, ये आपके नीट एग्जाम के लिए मोस्ट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी क्लासेस कराई जा रही हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस हैं। लाइन बाय लाइन प्रत्येक लाइन को समझाया जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपका यहाँ से छूट जाए। ओके, साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और ये क्लास नंबर फर्स्ट है प्राणी जगत से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 4 है। ओके, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। एनिमल जो प्राणी जगत है इसमें सबसे पहले हम परिचय के बारे में बात करेंगे। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों के विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों को पाते हैं। अलग अलग संरचनाएं दिखती हैं, उनके अलग अलग स्वरूप दिखते हैं। जैसे मान लो चींटी है, छिपकली है, गाय है, भैंस है, मनुष्य है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं तो एनिमल किंगडम के अंतर्गत। हम और आप भी किसके अंतर्गत आते हैं तो एनिमल के ही अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। अब तक लगभग में 10 लाख से अधिक प्राणियों का अध्ययन यानी कि वर्णन किया जा चुका है। 10 लाख से अधिक जो प्राणी हैं उनका अध्ययन स्टडी की जा चुकी है। वर्गीकरण का जो महत्व है वो अधिक हो जाता है, क्योंकि इससे जो नई खोजी गई प्रजातियां हैं उनको वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। जब भी मान लो कोई नई प्रजाति का जीव मिलता है तो उसमें क्या होता है कि जो जिनको खोजा जा चुका है, जिनकी स्टडी की जा चुकी है, तो उन उसमें उसी में और जो नया प्रजाति का जो जीव मिला है उससे जो पुरानी वाली प्रजाति हैं उनके जैसे मान लो लक्षणों के आधार पर, आकार के आधार पर उनमें समानताएं देखी जाती हैं। जब भी किसी से मेल खा जाता है तो उसे उसी प्रजाति में रख दिया जाता है। तो इसमें जो नया जीव मिलता है उसको वर्गीकृत करने में हमको आसानी यानी कि सहायता मिलती है या आसानी होती है। तो यही वर्गीकरण का महत्व है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्गीकरण का आधार प्राणियों की संरचना एवं आकार में विभिन्नता होते हुए भी उनकी जो कोशिका व्यवस्था है, यानी कि बहुत सारे प्राणी अलग अलग संरचना के पाए जाते हैं, अलग अलग आकार के पाए जाते हैं, लेकिन होते तो वो प्राणी हैं, लेकिन उनमें कुछ समानताएं मिलती हैं। जैसे कि कोशिका व्यवस्था है, शारीरिक क्षमति है, प्रवाह की प्रकृति है, पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, जनन तंत्र है। इनकी संरचनाओं में कुछ आधारभूत समानताएं हमको मिलती हैं। तो इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगठन के स्तर पर। ओके, ये संगठन के स्तर पर, ठीक है, सबसे पहले बात करने वाले हैं। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य कैसे होते हैं, बहुकोशिक। प्राणी जगत के अंतर्गत जितने भी सदस्य आते हैं वो बहुकोशिक यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और आपको बताना है कि जो प्राणी जगत के सदस्य होते हैं वो बहु यानी कि उनके अंतर्गत कोशिका भित्ति उपस्थित होती है या अनुपस्थित होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं पीछे की क्लासेस में ये करा चुकी हूँ। ओके, हालांकि वो बहुकोशिक होते हैं लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। वो होते तो बहुकोशिक हैं लेकिन उनमें जो कोशिका का संगठन स्तर होता है वो अलग अलग होता है। कोई बिखरे समूहों में पाई जाती हैं, कोई एकत्र समूहों में पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग उनमें संगठन स्तर पाया जाता है। उदाहरण के लिए हम मानते हैं स्पंज। जो स्पंज पेरिफोरा है इसमें कोशिका बिखरे हुए समूहों में पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्पंज में कोशिका कैसे समूहों में पाई जाती है तो बिखरे हुए समूहों में, अर्थात वे कोशिकीय स्तर पर संगठन दर्शाती हैं। किसके स्तर पर तो कोशिकाओं के स्तर पर। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है, ठीक है। एक कोशिका होती है, उसके अंतर्गत कोशिकांग होते हैं। जो कोशिकांग है वो अलग अलग अपना कार्य करती हैं, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है, इधर हम बात करते हैं स्लेंट्रेट। स्लेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है स्लेंट्रेट में, और उसमें कोशिकाएं जो होती हैं वो अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करती हैं। उधर क्या था कि एक कोशिका में जो अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं वो अपना कार्य करते हैं, इधर कोशिकाएं संगठित एकत्र होकर कार्य करती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, जो जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर क्या बनता है, ऊतक। तो उससे इसीलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक कार्य को करती हैं, उसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इसमें उच्च स्तर का जो संगठन है, जो मान लो प्लेटेहेल्मिंथेस के जो सदस्य होते हैं, जिनमें ऊतक संगठित होकर अंग का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, अंग का। अब जो प्रत्येक अंग होता है एक विशेष कार्य करता है, जैसे कि मान लो हमारी आँख। आँख क्या कार्य करती है, देखने का। नाक ये सूंघने का कार्य करती है। कान ये सुनने का कार्य करते हैं। तो जो प्रत्येक अंग होता है वो एक विशेष कार्य करता है। प्राणी में जैसे मान लो एनिलिड है, ऑर्थ्रोपोड है, मोलस्क है, एकाइनोडर्म है, रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। किसके रूप में, तंत्र के रूप में, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, जो प्रत्येक तंत्र होता है ये एक विशिष्ट कार्य करता है। जो प्रत्येक तंत्र भी होते हैं वो भी एक अपना विशिष्ट कार्य करते हैं। इस तरह की संरचना को अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है, ध्यान रखें। अब प्रत्येक तंत्र अपना कार्य कैसे करता है, जैसे मान लो पाचन तंत्र, ये भोजन को पचाने का कार्य करता है। श्वसन तंत्र, ये सांस को लेने में सहायता करता है या ऑक्सीजन को प्रदान करने में सहायता करता है, श्वसन तंत्र। ऐसे ही जो प्रत्येक तंत्र होता है वो अपना विशिष्ट कार्य करता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग जो प्राणी समूह हैं उनमें जो अंग तंत्र होते हैं वो अलग अलग प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए हम मानते हैं पाचन जो है वो अपूर्ण पाचन तंत्र भी होता है और पूर्ण पाचन तंत्र भी होता है। अपूर्ण ऐसे अलग अलग किसी में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है तो किसी में अपूर्ण पाचन तंत्र। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही ब्राह्मद्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है भोजन को ग्रहण करने तथा जो फिर वो बाद में जो अवशिष्ट चीज़ें होती हैं उनको त्यागने में जो कार्य होता है, ये जो क्रिया होती है वो एक ही ब्राह्मद्वार द्वारा होती है, जिनमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। जैसे कि मान लो प्लेटेहेल्मिंथेस, ये अपूर्ण पाचन तंत्र का उदाहरण है। इनमें अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र में 2 ब्राह्मद्वार होते हैं जो मुख तथा गुदा का कार्य करते हैं पूर्ण पाचन तंत्र में। इसी प्रकार परसंचरण तंत्र भी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, खुला परसंचरण तंत्र और बंद परसंचरण तंत्र। जो खुला परसंचरण तंत्र होता है इसमें क्या होता है, जो रक्त का बहाव होता है वो हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूब जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में खुला परसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परसंचरण तंत्र, रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न वाहिकाओं द्वारा होता है, और उदाहरण धमनी, शिरा, कोशिका। ओके। और उदाहरण के लिए किन जीवों में ये जो पाया जाता है बंद परसंचरण तंत्र, तो एनिलिडा है, रज्जुकी है, कॉर्डेटा है, इनमें बंद परसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सममिति के आधार पर प्राणी को सममिति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, उनको बांटा जा सकता है। जैसे मान लो स्पंज, ये मुख्यतः असममिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। यानी कि जो मान लो ये जो केंद्रीय अक्ष है, केंद्रीय अक्ष मान लो ये, तो इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है, तो ये ध्यान रखेगा असममिति। ठीक है। नेक्स्ट है, अब मान लो कोई भी इधर करते हैं हम, गुजरने वाली रेखा 2 बराबर भागों में नहीं विभाजित करती है। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा किसी प्राणी को, प्रत्येक मान लो जीव है उसका एक केंद्रीय अक्ष होता है, उसको 2 समरूप समान भागों में विभाजित कर देती है, तो उसे अरीय सममिति कहा जाता है। कौन सी सममिति कहा जाता है, तो अरीय सममिति कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 2 बराबर समरूप भागों में। उदाहरण के लिए मान लो सिलेंट्रेट है, टीनीफोरा है, एकाइनोडर्म है, ये एकाइनोडर्म के जो वयस्क हैं इसी समिति के अंतर्गत आते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं लेकर आ पाई हूँ क्योंकि PDF बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी लेकर आऊँ तो ज़्यादा समझाने में आसानी होगी। ओके।
नेक्स्ट है जो किंतु जो एनिलिड हैं, ऑर्थोपोड हैं आदि में एक ही पक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर को दो समरूप दाएं और बाएं भागों में बांटा जा सकता है, जिसे द्वय पार्श्व सममिति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वय पार्श्व सममिति कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रगुहा। शीलोम के आधार पर शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति इनका भी वर्गीकरण में महत्वपूर्ण आधार है। मेसोडर्म, ये मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहा जाता है। मध्य त्वचा से जो आच्छादित शरीर गुहा होती है उसको क्या कहा जाता है? देह गुहा या प्रगुहा, यह ध्यान रखिएगा। इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एनिलिड है, मोलस्क है, ऑर्थोपोड है, एकाइनोडर्म है, कॉर्डेट है। ठीक है, ये उसके उदाहरण है। कुछ प्राणियों में जो यह गुहा होती है मीसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई होती है। कैसी होती है? बिखरी हुई होती है, या बिखरी हुई होती है, थैली के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें कूट गुहिका कहते हैं। जैसे मान लो एस के हेलमिथीस है। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें अगुही कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटे हेलमिथीस, जिनमें शरीर गुहा नहीं पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। खंडी भवन, जिन्हें सेगमेंटेशन कहते हैं। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर, यहाँ पर और होगा, श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता है, बटा होता है, जिनमें कुछ अंगों को क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। अंगों की क्रमिक जो पुनरावृत्ति होती है, रीजनरेशन होती है, ध्यान रखिएगा। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। पुनर्निर्माण होता है, उस क्रिया को कहते हैं खंडी भवन। उदाहरण के लिए केंचुए में जो शरीर होता है वो विखंडी होता है, खंडी भवन होता है, ध्यान रखेगा। यह विखंडन अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? विखंडन अवस्था, ध्यान रखिएगा। और उदाहरण क्या है? केंचुआ। नेक्स्ट है पृष्ठरज्जु, जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। शलाका रूपी पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? मध्य त्वचा मेसोडर्म से, जो भ्रूण प्रवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी यानी कि कॉर्डेट कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी यानी कि नॉन कॉर्डेट कहा जाता है। जिन प्राणियों में रज्जुकी पाई जाती है उन्हें कॉर्डेट, और जिनमें नहीं पाई जाती है उन्हें नॉन कॉर्डेट कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये वर्गीकरण के आधार थे जिनको हमने करा दिया है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनको कुल कितने संघों में बांटा गया है। तो 11 संघ हैं, एक एक करके हम सारे संघों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ओके, आगे की क्लासेस में। ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक रहने वाला है, तो लगभग में 3 क्लासेस हो जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको हमको बता सकते हैं। वहाँ पर सभी क्लासेस के आपके लिए पीडीएफ डाल दी जाएंगी, जहाँ से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, साथ ही यदि आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही आपको बताना है आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।